5 बहुओं ने किया बंटवारा। प्रेमा देवी की 5 बहुएं थी, सिया, वैदेही, ईशानी, नेत्रा और गौरजा। जहाँ सिया और वैदेही बहुत ही गरीब घराने की बिटिया थीं, वहीं बाकी की 3 बहू बेहद रईस घराने से ताल्लुकात रखती थीं। चढ़ते सूरज की लालिमा के साथ सुबह का सवेरा पूरे घर में गूंज उठता है। तभी रसोई से आ रही खिटपिट सुनकर प्रेमा रसोई घर का रुख करती है। ये क्या मतलब, भूल गई? देखो जेठानी जी, अगर कल से मेरी कॉफी में मिनट भर की देरी हुई ना तो तुम्हारी खैर नहीं। बहू, ये क्या बेहूदगी है? सिया तुमसे उम्र और औहदे में बड़ी है और तुम उसे झड़प रही हो। लगता है तुम्हारे माता पिता तुम्हें संस्कार सिखाना भूल गए। ओहो, प्लीज सासू माँ, ये सो कॉल्ड संस्कारों की पोटली मेरे सामने मत खोलिए। मेरे घर में नौकरों की फौज मेरे इर्द गिर्द घूमती थी, मगर यहाँ तो मुझे एक कप कॉफी के लिए गला फाड़ना पड़ रहा है। बस गौरजा बहू, दौलत का इतना गुमान अच्छा नहीं। दौलत और दमड़ी ऐसी चीज है जिसने रईस से रईस रजवाड़े राजाओं को रंक बनाकर इतिहास के पन्नों में रच दिया। फिर तू क्या है? प्रेमा के मुंह से ऐसा सुनकर गौरजा गुस्से से बिलबिलाती हुई बादल की तरह गड़गड़ाती है। विहान, विहान, कहाँ हो तुम? क्या हुआ गौरजा? आज तुम्हें मुझ में से और अपनी माँ में से किसी एक को चुनना होगा। मुझे इस घर का बंटवारा चाहिए, बस। बंटवारे की बात सुनकर प्रेमा का कलेजा मुंह को आ जाता है और उसकी नम हुई आंखें डबडबा जाती हैं। बहू, तुझे ब्याह कराए महीना भर भी नहीं हुआ और तू इस घर का बंटवारा चाहती है? माँ जी, ये मगरमच्छ के जैसे मोटे मोटे टेसुए बहाना बंद कीजिए। इस जॉइंट फैमिली में मेरी जान निकलती है। गौरजा के बंटवारे की बात सुनकर नेत्रा और ईशानी भी अपना स्वार्थ साधते हुए बेझिझक बोल पड़ती हैं। माँ जी, अब गौरजा इस घर का बंटवारा मांग रही है तो लगे हाथ हमारे हिस्सा भी हमें दे दीजिए। हाँ माँ जी, अब हम भी इस फीके पुराने घर में घिसी पिटी जिंदगी नहीं जी सकते। ससुर जी ने इस घर को अपने खून पसीने से सींचा है और माँ जी ने इस घर को प्यार से संजोया है। ये बंटवारा मत कीजिए। गौरजा, एक बार ठंडे दिमाग से सोचो, ये बंटवारा इस घर बार को बिखार कर रख देगा। आई डोंट केयर, मुझे तुम दोनों गरीब गवार बहू से बात करने में कोई इंटरेस्ट नहीं। ये बंटवारा होगा। ठीक है, तुम तीनों को बंटवारा चाहिए ना? इस घर की हर एक चीज के 5 हिस्से होंगे, 3 तुम्हारे और 2 मेरी बहू के। अपने दिल पर पत्थर रखकर प्रेमा 5 बहुओं में बंटवारे की बात के लिए हामी भर देती है। अगले दिन बंटवारा शुरू होता है। खड़ी क्या हो, सब कुछ तुम्हारे सामने है बहू। आगे बढ़ो और ये सब काट छाट कर बांट लो। तीनों लालची बहू घर के हर एक साज सामान को बांटने लगती हैं, जबकि गरीब बहू वैदेही और सिया अपने बूढ़े लाचार सास ससुर के संग खड़ी थी। माँ जी, हमने अपने हिस्से का सामान ले लिया, अब जल्दी से हमारे हिस्से की प्रॉपर्टी के पेपर दे दीजिए। हाँ, ये लो तुम्हारे हिस्से की जमीन। बस गौरजा, मुझे लगा था कि शायद मेरी माँ के आंसू देखकर तुम्हारा दिल पसीज जाएगा, मगर तुम्हें प्रॉपर्टी और पैसों की होड़ है। मेरे रहते इस घर में दूसरी दीवार नहीं खड़ी होगी। विहान, बंटवारा तो हो चुका है, इसलिए जमीन के टुकड़े तो होंगे, वरना मुझे तलाक दे दो। नहीं बहू, ऐसा मत करना। बेटा बहू जैसा चाहती है तू वैसा कर दे, वरना जमाना तेरी माँ के माथे पर कलंक लगाएगा कि मैं बुढ़िया बहू ना बसा सकी। तीनों बहू के कहते ही एक बड़ी सी बुलडोजर उस घर को ढा देती है, जिसके बाद वह बहुएं अपने हिस्से की जमीन पर सुंदर सा घर बनाकर रहने लगती हैं, तो वहीं गरीब बहुएं अपने हाथों से गुमटी गाड़ कर अपने बूढ़े सास ससुर के साथ रहती हैं। और गजोधर कहता है, बहू, तीनों की तरह तुम भी चाहती तो बंटवारे में हम बूढ़े बुढ़िया से निजात पा सकती थी। ससुर जी, आपको याद है जब ससुराल की दहलीज पर हम दोनों बहू ने पहला कदम रखा था तो आपने हमें कहा था कि हम आपकी बहू नहीं बल्कि बेटियां हैं। तो बताइए, भला एक बेटी अपने बाबूजी से बंटवारा कैसे मांग सकती है? बिगड़े हालातों में असल रिश्तों का पता चलता है। तुम दोनों इस पिता के लिए सीप के उस मूंगों से बहुमूल्य हो बहू, जिसकी कीमत पन्ना को पता होती है। बंटवारे से मिले धन के जोरों पर तीनों बहू मजे से जिंदगी बिता रही थीं, मगर उनके पति हर रात अपने बिखरे परिवार के लिए कुढ़ कर सो जाते। समय बीतता गया और 5 बहू गर्भवती हुईं। गजोधर के दोनों बेटों को बंटवारे की बात पता चलते ही वह गांव में आकर बस गए और खेती बाड़ी करने लगे।
उनके हाथों में किसानी की कला कूट कूट कर भरी थी, इसलिए सभी भूस्वामी उन्हें ही जुताई बुआई का काम देते। गरीब बहुएं भी उनके संग खेत खलिहान में बनिहारी करती। बहू, अब तो तुम दोनों बनिहारी मत करो, 5वां महीना चढ़ गया है तुम्हें, अब आराम की जरूरत है। माँ जी, अब हम गरीब बहुओं को गर्भावस्था में और काम नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि आप दोनों के आशीर्वाद से हमने पक्का मकान बनाने की जोड़ती बटोर ली है। दोनों गरीब गर्भवती बहू अपने पति के साथ मिलकर एक पक्के घर की नींव धरती हैं, जिसमें उनके सास ससुर भी साथ मिलकर बढ़ चढ़ कर खड़े होते हैं। 9 महीनों के पड़ाव के बाद 5 बहू बच्चों को जन्म देती हैं। अरे क्या सोच रही हो भाग्यवान? कुछ नहीं श्याम के बापू, बस एक दफा अपने तीनों बेटों के लाल को देखने के लिए आंखें तरस रही हैं। काश उन्हें गोद में लेकर उन्हें प्यार दुलार कर पाती। अरे तो सोच क्या रही हो भाग्यवान? जाओ, क्या पता वो पहले जैसी न रही हो। ये सुनकर प्रेमा अपनी बहू गौरजा का दरवाजा खटखटाती है, मगर वह दरवाजा नहीं खोलती और प्रेमा नेत्रा का दरवाजा खटखटाती है। बहू, ओ बहू, निवान बेटा दरवाजा खोल। ओफो, कि देहाती दूध वाले बिना सवेरे सवेरे धरना देने चले आते हैं। सासू माँ, आप यहाँ इतनी सुबह सुबह? निवान, बंटवारे के बाद से हमारा इनसे कोई नाता नहीं, समझे? और आप क्यों मेरी खुशियों में आग लगाने आई हैं? अरे नहीं नहीं बहू, अपनी बूढ़ी सास पर लांछन ना लगा, मैं तो बस अपने पोते को एक बार देखने आई हूँ। माँ जी, आपका ये मेलोड्रामा मैं अच्छे से समझती हूँ। आपका बस चले ना तो आप अपने इस आंसू से मंथराई में सतयुग की मंथरा को भी मात दे जाए। मेरी फैमिली सिर्फ निवान मेरा बच्चा है और मैं हूँ, आज के बाद यहाँ मत आना। नेत्रा अपनी बूढ़ी सास को खूब खरी खोटी सुनाकर बड़े झुंझुलाहट के साथ दरवाजा बंद कर देती है और प्रेमा रोते डहकते हुए घर लौट आती है। समय गुजरता जाता है, फिर एक रात अपने बच्चे की रोने की आवाज से गौरजा की आंख खुलती है। ये विहान कहाँ चला गया? कहीं चोरी छिपे अपने माँ बाप से मिलने तो नहीं गया? तभी कमरे के सिसियाते सन्नाटे में उसके कान में बालकनी से आ रही किसी के सिसकने की आवाज आती है। जैसे ही वह जाकर देखती है तो विहान बालकनी में खड़े होकर अपने पिता के घर को निहारता हुआ बिलख बिलख कर रो रहा होता है। ऐसा केवल विहान के साथ नहीं बल्कि नेत्रा और ईशानी के पति के साथ भी था। तीनों बहुएं सारी रात अपने पति के बहते आंसुओं के बारे में सोच रही थी कि आखिरकार उनके आंखों के आगे पड़े अलगाव के बादल छट गए और वह आंखों में आंसू लिए अपनी सास के पास जाती हैं। माँ जी, क्या हम अंदर आ सकती हैं? अरे बहू, तुम यहाँ आओ ना। माँ जी, शब्द साथ नहीं दे रहे कि कैसे शुरू करें, मगर हमें माफ कर दीजिए। माँ जी, मेरी गलती थी, अगर मैं बंटवारे का बीज नहीं बोती तो सब एक साथ होते। कल रात हमने देखा कि हमारी खुशी के लिए हमारे पति हमारे साथ तो रह रहे थे, मगर उनका कलेजा हर एक दिन परिवार के लिए कुड़ता था। हाँ माँ जी, हम अपने सुख में उनके बहते आंसू पहचान ही नहीं सके, मगर अब हमें परिवार के प्यार की गांठ की परख हो गई है। हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे भी दादा दादी के प्यार दुलार में पले। आप हमारे बच्चों को प्यार देंगी ना? अरे क्यों नहीं बहू, इन्हें तो मैं कलेजे के टुकड़े की तरह लुको कर रखूंगी। उस रोज के बाद से 5 बहू एक ही घर में हंसी खुशी से रहने लगती हैं। आज प्रेमा देवी के घर से बंटवारे की बदरा छट चुकी है और वहाँ खिलखिलाते चेहरे नजर आते हैं। ममता अपनी सास कांता के साथ सारण गांव में रहती थी। कांता ने अपने बेटे बलवीर का ब्याह कुछ बरस पहले किया था। शादी से दोनों दंपति को एक बेटी पैदा हुई और ममता दूसरी दफा गर्भवती थी। कान खोल कर सुन ले मेरी मनहूस बहू, अगर इस दफा तूने सास की आस पूरी ना की, अगर तूने इस बार भी बेटी जनी तो बतौर बहू बेटी दोनों एक साथ खदेड़ी जाओगी। सासू माँ, मैं भला भगवान तो नहीं जो भाप सकूं कि मेरी कोख में बेटा है या ये बेटी? वो सब मैं नहीं जानती, मुझे बस किसी भी कीमत पर मेरे घर का चिराग चाहिए। क्रूर कांता ममता पर अपनी जिद थोपकर चल देती है। गुजरते समय के साथ ममता की गर्भावस्था के 9 महीने पूरे हो जाते हैं। बदकिस्मती से ममता दूसरी दफा भी बेटी को जन्म देती है, जिसे देखकर कांता बेचारी बहू पर कड़वे बोल का कहर बरसाती है। बेड़ा गर्क हो तेरा नाश पीटी, इस बार भी तेरी कोख से बेटी की बला निकली। अब मैं तुम माँ बेटी को और नहीं झेलूंगी। ससुराल से बेघर होने के ख्याल से बेबस बहू रोते बिलखते हुए कांता के सामने हाथ जोड़कर मिन्नतें मांगती है। माँ जी, ऐसा गजब ना करिए,
मुझे एक आखिरी मौका दे दीजिए, मैं इस दफा आपको हताश नहीं होने दूंगी। ये सुनकर कांता बेचारी भोली बहू को सांत्वना देने का स्वांग रचाती है, जिसके पीछे उसका स्वार्थ छिपा होता है। बस एक बार इस घर की पीढ़ी को बढ़ाने वाला मेरा पोता मिल जाए, फिर इन मनहूस माँ बेटी को बाहर खदेड़ दूंगी। गुजरते समय के साथ ममता पुनः गर्भ धारण करती है और कांता उससे कहती है, सुन मेरी मनहूस बहू, ये अंतिम सुनहरा मौका है। अगर इस बार भी तेरे कोख से बेटे की बजाय बेटी पैदा हुई तो खौलते दूध में तेरी तीसरी बेटी का चौथा करने में क्षण भर भी नहीं लगेगा। ये सुनकर ममता अपने गर्भ को निहारते हुए कहती है, बेटा, अब केवल सासू माँ की आस ही नहीं, बल्कि तेरी बेबस माँ और बहनों की जिंदगी की बागडोर भी तुझसे बंधी है। अपनी माँ की लाज रख लेना मेरे लाल। एकाएक ममता के गर्भ में घनघोर हलचल होने लगती है, मानो उस नन्ही सी जान तक बेबस माँ की पुकार पहुंच गई हो। हर एक गुजरते महीने के साथ ममता की चिंता बढ़ती जा रही थी। ऐसे में उसे भूख प्यास का अभाव ही न होता था। 8 महीने का पड़ाव पार करके ममता अंतिम 9वें महीने में कदम रखती है। खुशकिस्मती से इस बार वो एक बेटे को जन्म देती है। उसकी स्वार्थी सास ममता की बाहों से बच्चा छीनते हुए कहती है, ला दे मेरे पोते को, अब तो माँ बेटियों का यहाँ कोई काम नहीं। अपनी गठरी उठाओ और निकल जाओ मेरे घर से। अब अपने पोते का पालन पोषण मैं करूँगी। ये सुनकर वहाँ खड़ी बूढ़ी दाई लीला कहती है, अरे कांता, एक माँ होकर तू दूसरी माँ को उसके दूध मुँहे बच्चे से अलग कैसे कर सकती है? जब तक शिशु 6 माह का ना हो जाए, जच्चा बच्चा दोनों को बतौर एक दूजे की जरूरत बनी रहती है। अरे लीला, मैं कोई बांझ पकेरू नहीं जो पोते को पाल ना सकूं। अपने बचकाने बेटे का लालन पालन भरसक भली भांति किया था मैंने। माँ जी, 9 माह की दुखदाई पीड़ा को सहन करके मैंने इसे जन्म दिया है, और आप चाहती हैं मैं अपने बेटे का बंटवारा कर दूं। 3 बेटियों के बीच ये मुझ बेबस बेसहारा माँ की इकलौती आस है। मैं अपना बच्चा नहीं दूंगी। हाजी माँ जी को समझाओ। माँ, एक सास की नहीं बल्कि माँ के नजरिए से सोचो, कितना मुश्किल है अपने जन्मजात बेटे का किसी और से बंटवारा करना। ठीक है, मैं तुझे अपने पोते के पास आने दूंगी। बदले में मेरी एक शर्त है, ये बच्चा 8 पहर मेरे संग रहेगा। तेरी भागीदारी केवल इसके स्तनपान तक होगी, बस। मुझे मंजूर है। इस बंटवारे के बावजूद मैं अपने बच्चे को भरसक देख तो सकूंगी। इस तरह सास बहू के बीच बंटवारे की शुरुआत होती है। सवेरा होते ही ममता रसोई घर का रुख करती है कि उसे अपने बेटे के बिलखने की आवाज सुनाई देती है। ये तो मुन्ना की रोने की आवाज है। ममता दौड़कर सो रही सास के बगल में बिलखते मुन्ना को उठा लेती है। तभी कांता की नींद खुल जाती है और वो बेरहमी से बेचारी बहू के बाल पकड़कर कहती है, तेरी ये मजाल बिना मेरी इजाजत के मेरे पोते को गोदी में उठाकर पुचकार रही है। माँ जी, मुन्ना कब से रो रहा है, मुझसे रहा ना गया। फरेबी मक्कार, बंद करिए ममता मई माँ का स्वयं रचना। ला दे मेरे पोते को। क्रूर कांता ममता को जबरन बच्चे से अलग कर देती है। दूर खड़ा बलवीर ये सब देख रहा था, मगर बेटे के रिश्ते ने उसके हाथ बांध रखे थे। सूर्यास्त के संग सांझ की बेला घनघोर रात में घिर जाती है। तभी एक बार फिर बच्चे के रोने की आवाज भर से बेबस बहू सास के दरवाजे पर आ धमकती है। तू फिर मुंह उठाकर चली आई? जब से सवेरे से मेरे पोते ने तेरी मनहूस सूरत देखी है, तब से चुप होने का नाम नहीं ले रहा। माँ जी, मुन्ना भूख से बिलख रहा है, एक दफा उसे मेरी गोदी में दे दीजिए। ये बेबस माँ आपके आगे मिन्नत कर रही है। माँ, मुन्ना का कुमलाई चेहरा साफ तौर से साझा कर रहा है कि ये बेचारा बच्चा भूखा है। हाँ मेरे लाल, अब तू भी बीवी के सुर में लाएगा ही। सुन मेरी बैरन बहू, जल्दी से मुन्ना को दूध पिला और दे इसे। ममता अपने बच्चे को गोदी में लिए अपने कमरे की ओर अग्रसर होती है। दूध पीते ही मुन्ना सो जाता है। समय गुजरता गया, मगर अपने बच्चे के बंटवारे से बेबस माँ ममता सारी रात रोती बिलखती रहती है। मगर कसाई कांता को से कहाँ कोई फर्क पड़ने वाला था। अगली सवेरे कांता बच्चे को नहला रही थी, तभी ममता कहती है, माँ जी, इतनी भोर सवेर शीत की बयार में बच्चे को क्यों नहला रही हैं? इसकी तबीयत बिगड़ जाएगी। अरे नाश पीटी बंद कर अपने बोल बच्चन, जाकर घर बार समेट। आई बड़ी बच्चे पर हक जताने वाली। ना चाहते हुए भी ममता को वहाँ से जाना पड़ता है, मगर कुछ ही देरी के बाद मुन्ना की तबीयत बिगड़ जाती है। ना रो मुन्ना, दादी का दुलारा, चुप हो जा।
माँ जी, मुन्ना को मुझे दीजिए। हट परे, तेरी ये बुरी नजर लगी है मेरे बच्चे को? अरे डायन भी अपना घर छोड़कर वार करती है। मैं तेरे मंसूबे जानती हूँ। बंटवारा के रिस में आकर तू बच्चे के जरिए बदला निकाल रही है। दोनों सास बहू के बीच बच्चे की छीना छानी शुरू हो जाती है। एक ओर कांता बच्चे की बांह खींचती तो दूसरी ओर ममता उसका पाँव। तभी वहाँ बलवीर आ धमकता है। ये सब क्या हो रहा है? अजी, मुन्ना का शरीर बुखार से तप रहा है, उसकी आंख भी चढ़ चुकी है। माँ जी, मेरे बच्चे को मुझे नहीं दे रही। माँ जी, मैं आपके पाँव पड़ती हूँ, मिन्नतें मांगती हूँ, बस कीजिए ये बंटवारा, मेरे बच्चे को मुझे दे दीजिए। क्रूर कांता बेबस बहू को दूर झड़पते हुए कहती है। मुझसे और मेरे बच्चे से दूर हो जा बैरन, जहन्नुम में जाकर मर ताकि बला टले। ये सुनकर बलवीर बोलता है, ठीक है माँ, अब मुन्ना की देखरेख आप करेंगी। मैं अपनी पत्नी और परिवार के साथ आपका घरवार छोड़कर जा रहा हूँ। चलो ममता, चलो बच्चों। बलवीर ममता और अपनी दोनों बेटियों के साथ जैसे ही दरवाजे की ओर बढ़ता है, कांता रोते हुए उसे रोकती है। रुक जा बेटा, अपनी बूढ़ी माँ को छोड़कर मत जा बलवीर, रुक जा बेटा। क्या हुआ माँ? अपने बेटे के दूर जाने भर से देखकर आपका कलेजा कचोटने लगा, जबकि आपका बेटा दुनियादारी देख समझ रहा है। तो सोचिए इस बेबस माँ के दिल पर क्या बीतती होगी जब आपने इसके जन्मजात बच्चे का बंटवारा कर दिया। मैंने बीते महीनों इस माँ को तिल तिल के मरते देखा है। बहू मुझे माफ कर दे, शायद बढ़ते बुढ़ापे में तेरी बूढ़ी सास सठी आ गई थी, ये सोचा ही नहीं। जब मैं अपने सयाने बेटे से क्षण भर भी दूर ना रह सकी तो इतने दिन इस दुधमुहे बच्चे से दूरी तेरे लिए कितनी दुखदाई होगी। स्वार्थ में आकर मैं भूल गई थी कि माँ के साए से महफूज संसार में कोई स्थान नहीं। ये ले बहू, संभाल अपने लाल को। मेरा मुन्ना, मेरे जिगर का टुकड़ा। माँ जी, शुक्रिया। बच्चे को बाहों में भरते ही उस बेबस माँ की आंखों से खुशी का बदरा बरस पड़ता है और सास बहू में हुआ बच्चे का बंटवारा हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। तनीषा अपने कमरे में रात के समय छुपकर मिट्टी खा रही होती है, जिसके मिट्टी खाने की आवाज से राघव नींद से जाग जाता है। अरे आखिर ये कटर कटर की आवाज कहां से आ रही है? राघव चुपके से तनीषा को देख लेता है, जिसके बाद वो तनीषा से कहता है, अरे तनीषा, इतनी रात के समय तुम क्या खा रही हो? जरा मुझे दिखाओ। तनीषा घबरा जाती है और मिट्टी छुपाने लगती है। अरे कुछ नहीं, बस थोड़े से बादाम खा रही थी। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे तुम यहाँ छुपकर मिट्टी खा रही हो? अजी, आप ये कैसी बातें कर रहे हो? भला मैं मिट्टी क्यों खाऊंगी? मैं कोई बच्ची थोड़ी ही हूँ। राघव तनीषा के मुंह पर लगी हुई मिट्टी देख लेता है, जिसके बाद उसे ये समझने में देर नहीं लगती कि तनीषा रात के समय छुपकर मिट्टी खा रही थी। मैं तुम्हें बहुत अच्छे से जानता हूँ, तुम छुपकर मिट्टी खा रही थी। अब चुपचाप मुझे मिट्टी दिखा दो, नहीं तो तुम्हें पता है कि मैं क्या करूंगा। तनीषा राघव के कई बार कहने के बाद भी राघव को मिट्टी नहीं देती, जिसके बाद राघव को जबरदस्ती उसके हाथ से मिट्टी छीननी पड़ती है। कितनी बार समझाया है कि मिट्टी मत खाओ मत खाओ मत खाओ, लेकिन तुम हो कि हमारी बात को समझती नहीं हो। अरे इस मिट्टी से तुम्हें कितनी बीमारियां हो सकती हैं, तुम्हें थोड़ा भी अंदाजा है? अजी, मैं तो बचपन से ही मिट्टी खा रही हूँ। अगर बीमारी होनी होती तो पहले ही हो जाती। अब क्या मुझे कोई बीमारी होगी? अब तो मुझे मिट्टी खाने की आदत हो गई है। तुम्हारी इस आदत की वजह से तुम्हें और हमें एक दिन बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ जाएगी। अजी, मुझे माफ कर दीजिए, मैं फिर कभी मिट्टी नहीं खाऊंगी। यही बात तुम पहले भी कई बार कह चुके हो। अगर इसके बाद मुझे तुम्हारे पास मिट्टी या फिर मुझे मिट्टी खाते हुए दिखाई पड़ गई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी तुम? राघव तनीषा को बहुत ज्यादा डांटता है, जिसके बाद वो दोनों सो जाते हैं। अगले दिन जैसे ही सवेरा होता है, राघव खाने की टेबल पर नाश्ता करते हुए अपनी माँ अंजना से कहता है, माँ, आप तनीषा का ध्यान क्यों नहीं रखती हो? अरे आखिर इसके पास इतनी मिट्टी आती कहां से है? मेरी बात मानो, घर में जितनी भी मिट्टियां हैं उसे निकाल फेंको। अरे कितनी बार तो मैंने मिट्टियां निकाल निकाल कर फेंकी हैं, लेकिन तेरी बहू इतनी महान है कि बाहर से खरीद कर ले आती है। अब तो इसके पेट में भी दर्द रहता है, लेकिन ये हमारी बात मानती कहाँ है। अरे माँ जी, पेट में दर्द तो खाना ना खाने की वजह से होता है। ऐसी बात नहीं है कि मिट्टी खाने से मेरे पेट में दर्द होता है। अरे बस कर बहू, कितना झूठ बोलती है। तेरी हालत तेरे शरीर से ही दिख जाती है। मिट्टी खा खाकर तूने अपने शरीर और अपने चेहरे का हुलिया ही बिगाड़ लिया है। तनीषा अपनी सास और अपने पति की बातें सुनती रहती है, लेकिन उसे जरा भी उनकी बातों में इंटरेस्ट नहीं होता। वो एक कान से सुनती है और दूसरे कान से निकालती है, और रोज कहीं न कहीं से मिट्टी लाकर खाने लगती है। कुछ दिनों में उसके पेट का दर्द धीरे धीरे बढ़ने लगता है।
वहीं दूसरी तरफ उसके पाचन तंत्र में भी दिक्कत हो जाती है और उसके छोटे छोटे कीड़े निकलने लगते हैं। एक दिन जब तनीषा ये सब देखती है तो वो खुद से कहती है, अरे बाप रे बाप, ये क्या, मेरे मल में तो कीड़े निकलने शुरू हो गए। अब मैं क्या करूं? ऊपर से मेरे पेट में भी बहुत दर्द हो रहा है। तनीषा मिट्टी खाने की वजह से अपनी ये परेशानियां ना तो अपने पति को बताती और ना ही अपनी सास को। रोज रोज उसकी सास और उसका पति भी उसे बोल बोल कर परेशान हो चुका था, इसलिए उन्होंने बोलना ही छोड़ दिया था। देखते ही देखते तनीषा को भूख भी लगनी बंद हो जाती है और वो दिन प्रतिदिन सूखने लगती है। अरे तनीषा, चलो बैठो, तुम भी हमारे साथ खाना खाओ। नहीं जी, मेरा खाना खाने का बिल्कुल भी मन नहीं है। अरे क्यों बहू, क्या हुआ? तुझे कई दिनों से देख रही हूँ, तू खाना भी नहीं खा रही है। अरे माँ जी, बस थोड़ा सा पेट में दर्द है, इस वजह से मुझसे खाना नहीं खाया जा रहा। जब इतनी मिट्टी पेट भरकर खाएगी तो खाना थोड़ी ना खा पाएगी तू। क्या हुआ है तुम्हारे पेट में? चलो मैं डॉक्टर को दिखा देता हूँ, वो तुम्हें दवाई दे देंगे और तुम्हें आराम पड़ जाएगा। राघव की ये बात सुनने के बाद तनीषा अपने मन ही मन सोचती है, अगर मैं इनके साथ डॉक्टर के पास चली गई तो इन्हें पता चल जाएगा कि मिट्टी खाने की वजह से मुझे क्या क्या दिक्कतें हो रही हैं। फिर ये मुझे मिट्टी खाने भी नहीं देंगे और डांटेंगे अलग से। अरे बहू, क्या सोच रही है? जा, चली जा डॉक्टर के पास, डॉक्टर तुझे अच्छी दवाई दे देगा। अरे नहीं माँ जी, दवाई तो मेरे पास पहले से ही है और मैं दवाई खा चुकी हूँ और अब मुझे मेरे पेट के दर्द में आराम भी लग रहा है। और वैसे भी पेट में दर्द तो होता ही रहता है, कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसा कहकर तनीषा घर के कामों में लग जाती है, जिसके बाद अंजना और राघव भी उसे ज्यादा फोर्स नहीं करते। राघव नाश्ता करके अपनी ड्यूटी निकल जाता है और अंजना सत्संग जाने के लिए निकल जाती है और घर पर तनीषा अकेली रह जाती है। अच्छा हुआ माँ जी और राघव जी बाहर चले गए। अब मैं मिट्टी लेकर आऊंगी और आराम से बैठकर मिट्टी खाऊंगी, बहुत मजा आएगा। तनीषा अपने गांव के कुम्हार के पास जाकर मिट्टी लेकर आती है और अपने घर ले जाकर आराम से खाने लगती है। अरे वाह, क्या बात है, जब तक मिट्टी ना खा लूं मेरा तो दिन ही नहीं गुजरता। अब थोड़ी सी राहत आई है। तनीषा धीरे धीरे बहुत सारी मिट्टी खा जाती है, जिसके बाद उसे पेट में बहुत तेज दर्द उठता है जो उससे बर्दाश्त भी नहीं हो पाता। हे भगवान, ये क्या, मुझे तो बहुत तेज दर्द हो रहा है पेट में, अब मैं क्या करूं? तनीषा दर्द के मारे रोने लगती है, जिसके बाद वो जैसे तैसे करके राघव को फोन करके बुलाती है और उसे अपने पेट के दर्द के बारे में बताती है। राघव जी, आप जहाँ भी हो जल्दी से मेरे पास आ जाओ, मुझे बहुत तेज पेट में दर्द हो रहा है, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। ऐसा लग रहा है जैसे आज ही मेरी जान निकल जाएगी। तनीषा, तुम बस 10 मिनट रुक जाओ, मैं अभी ऑफिस से निकल रहा हूँ, चिंता मत करो, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। राघव तुरंत अपने ऑफिस से निकलता है और अपने घर पहुंचकर तनीषा को हॉस्पिटल लेकर जाता है, जिसके बाद डॉक्टर मनीषा का चेकअप करते हैं और राघव को बताते हैं, देखिए आपकी पत्नी बहुत ज्यादा मिट्टी खाती है, जिसकी वजह से उसके पेट में कीड़े बन गए हैं और ऊपर से पेट में पथरी भी हो गई है। अब हमें उसका ऑपरेशन करना होगा। डॉक्टर साहब, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, मेरी पत्नी को बचा लीजिए। जितना पैसा लगेगा मैं आपको लाकर दूंगा, लेकिन मेरी पत्नी को कुछ नहीं होना चाहिए। राघव की बात डॉक्टर सुनता है और तनीषा का ऑपरेशन करना शुरू कर देता है, जिसके बाद डॉक्टर तनीषा के पेट से पथरी और सारे कीड़े निकाल देते हैं और उसके पेट के भी अच्छे से सफाई कर देते हैं, जिसके बाद तनीषा का पेट दर्द कम हो जाता है। देखा तनीषा, हमारी बात न मानने का नतीजा, मैंने कहा था कि तुम्हारी इस मिट्टी खाने की आदत की वजह से हम सबको एक दिन बहुत बड़ा नुकसान होगा। मुझे माफ कर दीजिए राघव जी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आपकी बात ना मानकर मैंने बहुत बड़ी गलती की है, जिसकी सजा अब मुझे मिल रही है। आज के बाद मैं कभी भी मिट्टी को हाथ भी नहीं लगाऊंगी, क्योंकि मुझे सबक मिल गया है। उस दिन के बाद से तनीषा मिट्टी खाना बंद कर देती है और अपनी सेहत का ध्यान रखना शुरू कर देती है। कुछ ही महीनों में तनीषा पहले की तरह स्वस्थ और हेल्दी हो जाती है। अब तनीषा अपने परिवार वालों के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। सागरपुर गांव में रहने वाला जीतू एक मांझी था, जो गांव के तट पर नाव खेता था, जो श्रद्धालु और सैलानियों को नदी के एक छोर से दूसरे छोर तक पहुंचाया करता था। जीतू जब केवल 10 साल का था तभी उसके माता पिता चल बसे, जिस कारण बेहद कच्ची उम्र में जीतू के कंधों पर घर का भार सवार हो गया। ऐसे में जीतू खुद भूखा रहकर अपनी बहन जूही को भरपेट खिलाता और भट्टियों की तपिश सहकर तो कभी बोरियों की लदनी ढोकर पैसे जोड़ बटोर कर एक नाव खरीदता और मांझी बन गया।
आओ आओ श्रद्धालुओं, मेरी नाव में सवार हो जाओ, बैठो मेरी नाव में और चंद पल में पार पहुंच जाओ। आओ आओ आओ। कुछ लोग जीतू की नाव में सवार हो जाते हैं, जिसके बाद जीतू नदी के हिलोरे में नाव खींचता हुआ उन्हें पार पहुंचा देता है। बदले में जीतू को पैसे मिलते हैं, जिसे लेकर ढलते सूरज के संग जीतू नाव को नदी किनारे बांधकर घर लौट आता है। चुटकी, कहाँ है तू? भैया आप आ गए, जल्दी से हाथ मुंह धो लीजिए, मैं खाना परोसती हूँ। जूही जीतू के सामने खाना परोस देती है, जिसे खाकर जीतू अपनी बहन की बड़ाई करते हुए कहता है, अरे वाह चुटकी, क्या जायकेदार दाल बनाई है, और चावल भी एकदम खिले खिले दिख रहे हैं, लगी नहीं रहे कि कोटे के हैं। अरे भैया अब इतनी बड़ाई मत करो। अरे कैसे न करूं बढ़ाई, मेरी बहन के हाथों में साक्षात माँ अन्नपूर्णा का बसेरा जो है। छुटकी, जब तू विदा हो जाएगी तो कौन पकाएगा मेरे लिए रोटियां? तब तो अपना हाथ ही जगन्नाथ बनाना पड़ेगा। भैया अपनी बहन के ब्याह का सपना बिसार क्यों नहीं देते? इस घनघोर गरीबी में हमारे घर का चूल्हा जलना ही बड़ी बात है। आज के महंगे दौर में चारों ओर दहेज की होड़ है, कहाँ से आएगा इतना दाम दहेज? जो ही जैसे पांचों उंगलियां एक बराबर नहीं होती मेरी बहन, वैसे हर इंसान लोभी नहीं। दुनिया में सभी के अलग अलग किरदार हैं। मेरी बहन दुल्हन भी बनेगी और उसकी डोली भी उठेगी। ऐसे ही समय बीतता है। जीतू पैसे जोड़ने की होड़ में अब रोजाना सुबह होते ही नदी पर पहुंच जाता। एक दिन जब वह नदी के दूसरे पार से नाव मोड़ रहा होता है, तभी उसकी नजर नदी में डूब रहे एक बूढ़े शख्स पर जाती है। अरे ये तो डूब रहे हैं, कुछ कर जीतू। जीतू सरपट से अपनी नाव दौड़ाकर उस डूबते हुए शख्स को नाव में खींच लेता है। काका, आप ठीक तो हैं? हाँ बेटा, ईश्वर तुम्हारा भला करे। अरे तुमने मेरी जान बचा ली, वरना ये नदी का उफनता बहा मुझे डुबो देता। वैसे आप कहाँ जा रहे थे? अरे बस बेटा, अपने बेटे के ब्याह की बात करने बगल के गांव में गया था। जाने समाने को हुआ क्या है, कोई भी रईस हम गरीबों से नाता जोड़ना ही नहीं चाहता। जुमान जी की बातें सुनकर जीतू को अपनी बहन का ख्याल आता है। वैसे काका, आपका बेटा भी कुंवारा है और अब मेरी बहन का भी लगन नहीं हुआ। अरे बेटा, ये शायद ईश्वर का संजोग है जो मेरी भेंट तुमसे हुई। जीतू जुमान जी को अपने घर का पता दे देता है। अगली सुबह जुमान जी अपने बेटे रवि को लेकर जीतू के घर आता है। रवि को पहली ही नजर में जूही जच जाती है और पारिवारिक रजामंदी से शादी पक्की हो जाती है। देखते ही देखते हर दिन बीतता जाता है। जीतू अपनी बहन की शादी की चिंता में घुला जा रहा था। एक दिन वह नाव में सवार सैलानियों को लेकर जा ही रहा था कि उसमें बैठा पुजारी बोल पड़ता है। अरे क्या बात है जीतू माझी, आज तुम्हारा चेहरा मुरझाया क्यों है? अरे क्या बताऊं पुजारी जी, बड़ी मुश्किल से मुझ गरीब भाई की बहन का ब्याह पक्का हुआ है। शादी में सप्ताह भर भी नहीं बचा, बावजूद इसके मैं अब तक एक पाई भी नहीं जोड़ बटोर पाया। अरे जीतू, फिर तो तुझे इच्छा पूर्ति वट वृक्ष के पास जाने की जरूरत है। इच्छा पूर्ति वट वृक्ष, ये क्या है? अरे इस नदी पार से एक जंगल शुरू होता है, जब जिसके अंदर एक बहुत पुराना जादुई पेड़ है, जो गरीबों की जात भांप कर होने वाली दुल्हन और दूल्हे दोनों को आशीर्वाद स्वरूप शादी का जादुई जोड़ा देती है। मगर तुम्हें उस पेड़ में एक लाल रंग की चुनरी चढ़ानी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद पुजारी जी। जीतू पैसे जोड़कर बटोर कर एक लाल रंग की चुनरी खरीद लेता है और अगली सुबह उस जंगल के पेड़ के पास जा पहुंचता है। पूरे जंगल में इस पेड़ पर ही लाल रंग की चुनरियां बंधी हुई हैं। इसका मतलब यही जादू इच्छा पूर्ति पेड़ है। जिस पर जीतू उस पेड़ पर चुनरी बांधता है, पेड़ एक तेजोमय सुनहरी चमक से जुगनू की तरह पूरे जंगल में जल उठता है और उसके साथ पेड़ इंसानी अक्ष कायम करके कहता है, कहो मानव, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? जादुई पेड़, मेरी बहन की शादी होनी है, मुझ गरीब भाई की मदद करो। ये लो, ये दुल्हा और दुल्हन के जादुई जोड़े हैं। ये दुल्हन के मायके और ससुराल दोनों घरों की हर एक कमी घटी को पूरा करेंगे।
जीतू उन जादुई जोड़े को लेकर जुमान जी के घर आकर दूल्हे का जोड़ा देते हुए उसे सारी बात बताकर घर आता है। अरे क्या ये शेरवानी सचमुच जादुई है, तो अपना कमाल दिखाओ। जुमान जी के इतना कहते ही जादुई जोड़ा सोने की शेरवानी में बदलकर अपने भीतर से सोने के सिक्कों की भरमार कर देता है। वहीं दूसरी ओर जीतू के घर में भी कुछ ऐसा ही नजारा था। भैया, ये शादी का जोड़ा तो एकदम जिन्न जैसा, जादू जैसा है। देखिए बाबूजी, ये तो सचमुच में जादुई जोड़ा है। हाँ रवि, अब इस गरीब बाप का घर सजेगा और मेरा बेटा दूल्हा बनेगा। इसे ब्याह का सारा साज-बाज पूरा हो जाएगा। एक तरफ जहां जुमान जी के घर में दूल्हे का जोड़ा अपना कौतुक करतब दिखा रहा था, वहीं दूसरी ओर जीतू के घर में पहुंचा दुल्हन का लहंगा भी ऐसा ही कर रहा था। भैया, ये शादी का जोड़ा तो एकदम जिंदगी जादू जैसा है। एक ही पल में सोने के सांचे में ढलकर सैकड़ों सोने के सिक्के बरसा दिए। हाँ जूही, मैं कहता था ना कि तू दुल्हन भी बनेगी और डोली चढ़कर ससुराल भी जाएगी। मेरे पास दुल्हन का जोड़ा तो आ गया, मगर गहने नहीं है। ऐ मेरे जादुई जोड़े, क्या तुम मुझे दुल्हन को गहने मुहैया करवा सकते हो? जूही के इतना कहते ही उसका लाल लहंगे पर एक सुनहरी उत्कर्ष किरण उजागर होकर अपने अंदर से सोने के बारीक बनावट के गढ़े गहनों की बारिश कर देती है। इतने सारे गहने, तुम्हारा शुक्रिया जादुई जोड़े। जादुई दूल्हा दुल्हन के जोड़े की बदौलत दोनों ही गरीब परिवारों में बढ़ चढ़कर ब्याह की तैयारियां हो रही थीं। सांझ की बेला बीतते ही दूल्हा दुल्हन जैसे ही अपना जादुई जोड़ा पहनकर शीशे के सामने खड़े होते हैं, तभी सर से लेकर पांव तक वह एक चमक से भर जाते हैं, जिसके साथ दूल्हा दुल्हन का चेहरा गुलाब की भांति चमकने दमकने लगता है। ये मेरी शादी की शेरवानी जुगनू के जैसे चमक कैसे रही है? शायद ये जादुई जोड़े का एक और नया गुण है। शुक्रिया मेरे जादुई जोड़े। मैं जानती हूँ कि मेरे चेहरे का निखार तुम्हारी दैव्य देन है। आज मैं तुम्हारे बदौलत ही दुल्हन बनी हूँ। कुछ ही देर में जुमान जी अपने बेटे की बारात लेकर जीतू के घर आता है, जहाँ पूरे गांव देहात की नजर दूल्हे और उसके जादुई जोड़े पर गड़ी हुई थी। तभी जूही भी दुल्हन का जादुई जोड़ा पहने मंडप में आ जाती है। उस पल दूल्हे दुल्हन की छवि से मंडप मानो ध्रुव तारे की तरह प्रकाशमान हो चुका था। अग्नि के साथ फेरों के साथ रवि और जूही जीवन साथी बन जाते हैं और विदाई की बेला पर जूही अपने भाई के साथ भीतर आकर कहती है, क्या हुआ मेरी बहन, तू भीतर क्यों आई है? भैया, आपने तो अपना फर्ज अदा कर दिया, अब इस बहन की बारी है। ऐ मेरे जादुई जोड़े, मेरे भाई की झोली सोने से भर दो। जूही के ऐसा कहते ही जादुई जोड़े की शक्ति जागृत हो जाती है और लहंगे के छोर से खूब सारे सोने के सिक्के जीतू की झोली में समा जाते हैं, जिसके बाद जीतू भीगी आंखों के साथ अपनी बहन को विदाई देता है। आज दुल्हन और दूल्हे का जादुई जोड़ा जुमान जी के घर में है, जिससे वह गरीब दुल्हन और दूल्हे की मदद करने में बढ़ चढ़कर हाथ बढ़ाते हैं। रात का समय था। पास के जंगल से भेड़ियों के रोने की आवाज आ रही थी। तभी गांव में एक डरावनी चुड़ैल अपने भूतिए पालतू कुत्ते के साथ गांव में आती है और लोगों को मारने लगती है। वहीं वो भूतिया कुत्ता भी लोगों को काटने के लिए आतुर रहता है। गांव के कुत्ते उन दोनों को देखकर भौंक रहे होते हैं। तभी वो चुड़ैल अपने कुत्ते को आंख दिखाती है, जिसके बाद उस कुत्ते की लाल आंखें हो जाती हैं और वो गांव के कुत्तों को अपने नुकीले दांतों से काटकर मार डालता है। गांव के लोग ये भयानक मौत देखकर इधर उधर भागने लगते हैं। तभी वो चुड़ैल हंसकर कहती है, मरोगे, तुम सब गांव वाले मरोगे। तुम सब इसी के लायक हो, कोई नहीं बचेगा, सबको मारकर खा जाऊंगी। शांत टाइगर, शांत। आज के लिए इतना भयानक मंजर काफी है इन गांव वालों के लिए। चुड़ैल अगली रात फिर आती है और गांव में फिर से लोगों को मारने लगती है। साथ ही वो भूतिया कुत्ता भी इंसानों को बेरहमी के साथ मारकर उनके मांस को नोचते हुए उनका खून पीता है। ये देखकर विद्या नाम की एक औरत बहुत डर जाती है और वो भूत पिशाचों को पकड़ने वाले तांत्रिक के पास जाकर कहती है, बाबा इस गांव को बचाओ। इस गांव पर एक पिशाचनी चुड़ैल और भूतिया कुत्ते का कहर है। वो कुत्ता बहुत ही भयानक और नुकीले दांतों वाला है। तांत्रिक बाबा, हमें उस चुड़ैल के साए से बचाइए, वरना ये गांव आधी रात में कब्रिस्तान बन जाएगा। तुम चिंता मत करो पुत्री, धैर्य रखो। मेरी विद्या से आज तक कोई भी चुड़ैल बच नहीं पाई। वो चुड़ैल और भूतिया कुत्ता भी नहीं बचेगा। ऐसा बोलकर तांत्रिक पिशाच को बुलाने के लिए
ताकतवर मंत्र पढ़ने लगता है, जिन्हें बोलने के बाद ही उस भूतिया चुड़ैल और कुत्ते पर असर होने लगता है और वो अपने आप ही तांत्रिक के बनाए हुए घेरे में आकर रुक जाते हैं। उन्हें देखकर तांत्रिक कहता है, तो आ गई शैतानी ताकत मेरे घेरे में। अगर तू ऐसा सोचता है तो बहुत गलत सोचता है तांत्रिक। मैं कोई मामूली चुड़ैल नहीं हूँ जो किसी के भी बस में आ जाऊं। तूने मुझे यहाँ तक बुला लिया है, इससे ज्यादा तू मेरा कुछ भी नहीं कर सकता। बता तांत्रिक, क्यों तूने मुझे यहाँ बुलाया है? चुड़ैल के इतना कहते ही भूतिया कुत्ता भी जोर जोर से भौंकने लगता है। तभी कुत्ते की आवाज सुनकर भेड़िया अपनी लाल आंखें और नुकीले दांत दिखाकर उस पर चिल्लाने लगता है, जा मेरे शेर और इस भूतिये कुत्ते को सबक सिखा। ऐसी बात है, टाइगर भेड़िए को इसकी सही जगह दिखा। भूतिया कुत्ता चुड़ैल की बात सुनकर भेड़िए पर दूर से झपट पड़ता है, जिसके बाद दोनों में खूंखार लड़ाई होती है। कभी भेड़िया उसे अपने नाखून से नोचता तो कभी भूतिया कुत्ता अपने दांतों से भेड़िए को खून से भिगा देता। दोनों में जंगली जानवर की तरह लड़ाई छिड़ जाती है। तभी तांत्रिक अपनी शक्तियों से भेड़िए को ताकतवर बनाने की कोशिश करता है। वहीं चुड़ैल भी अपनी आंखों से अपने भूतिया कुत्ते के निशानों को गायब कर देती है। कुत्ते और भेड़िए में फिर से लड़ाई होती है। तभी चुड़ैल अपनी शक्ति से भेड़िए को काबू में करने की कोशिश करती है। तभी तांत्रिक बोलता है, एक बेजुबान जानवर पर क्या जादू कर रही है? हिम्मत है तो मुझसे मुकाबला कर, मेरी शक्तियों के आगे तो कुछ भी नहीं है। हजारों सिद्धियां प्राप्त कर रखी हैं मैंने। तेरी खोखली बातें और तेरी हजारों सिद्धियां मेरे आगे रेत बराबर हैं। है हिम्मत तो तुझे मैं दिखाऊंगी, ये ले। ऐसा बोलकर चुड़ैल एक लाल गोले से भरा जादू तांत्रिक के ऊपर फेंकती है। तभी अपने त्रिशूल को आगे करके तांत्रिक उसके जादू से बच जाता है और फिर मंत्र पढ़कर उसकी तरफ अपनी शक्तियों का कहर चुड़ैल पर डालता है। तभी चुड़ैल हवा में उड़ जाती है और उसके वार से बच जाती है। दोनों में तेज तर्रार एक दूसरे की शक्तियों को आजमाते हुए भयंकर महायुद्ध हो जाता है, जिसके चलते चुड़ैल तांत्रिक को गिरा देती है और कहती है, कहा था ना तांत्रिक, मेरी शक्तियों के आगे तेरी हजारों खोखली शक्तियां बेकार हैं। तेरी तरह तेरी शक्तियां भी बूढ़ी हो गई हैं। दुस्साहसी काली चुड़ैल, तूने मेरी शक्तियों को ललकारा है, अब तो मेरी ललकार देख। ऐसा बोलकर तांत्रिक बड़ी कठिन मंत्रों का उच्चारण करके चुड़ैल और भूतिया कुत्ते पर अपना अभिमंत्रित भस्म फेंकता है, जिसके बाद उस चुड़ैल की शक्तियां कमजोर पड़ जाती हैं और कुत्ता शांत होकर जमीन पर बैठ जाता है। दर्द से चिल्लाकर चुड़ैल बोलती है, छोड़ो छोड़ो मुझे, ये क्या कर रहा है? तांत्रिक अपनी मौत को बुलावा मत दे, वरना अच्छा नहीं होगा। रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया। बता, तू क्यों गांव के लोगों पर इतना अत्याचार कर रही है? बता। तांत्रिक ऐसा बोलकर उस पर भस्म फेंकता है, जिसके बाद चुड़ैल बिलबिलाकर सब उगलते हुए कहती है, बताती हूँ, मैं सब बताती हूँ, बस कुछ मत करो। 2 साल पहले की बात है, मैं अपने कुत्ते टाइगर को घुमाने के लिए बाजार लाई थी। टाइगर बेटू, क्या खाएगा? भूख लगी है तुझे? शिखा इतना बोलती है कि वो टाइगर उसे खुशी से चाटने लगता है। टाइगर, एक तू ही है जो मुझसे बहुत प्यार करता है। शिखा टाइगर के साथ खेल रही होती है कि 2 गुंडे एक बाइक पर किसी औरत की चेन खींचकर भाग जाते हैं, जिसके बाद वो चिल्लाते हुए कहती है, अरे कोई बचाओ, वो मेरी सोने की चैन ले गया, कोई रोको, उस चोर को पकड़ो, मेरी सारी जमा पूंजी को ले गया। टाइगर, टाइगर शू, जल्दी से जाओ और उस चोर को पकड़ के उन आंटी का सामान बचा। शिखा की बात सुनकर टाइगर चीते की रफ्तार से उन चोरों के पीछे भागता है और तेजी से भागते हुए पीछे वाले एक चोर पर लपक जाता है, जिससे दोनों बाइक से गिर जाते हैं और उस आंटी की चेन को मुंह में दबाकर वापस ले आता है। तभी शिखा उसके सिर पर हाथ रखकर सहलाती है और प्यार से बोलती है, बहुत अच्छे टाइगर, तुम सच में बहुत ही ईमानदार हो, लोगों से भी ज्यादा। दोनों घर चले जाते हैं। रात के 2 बजे वही चोर उसके घर में आते हैं और कहते हैं, इस कुत्ते ने सारा प्लान चौपट कर दिया, अब इसे मारना ही होगा। ऐसी मौत देंगे कि सोच भी नहीं पाएगा साला। चोर उसके कुत्ते को उठाकर रेलवे ट्रैक की ओर ले जाते हैं। उस कुत्ते को पटरी पर बांध देते हैं।
तभी शिखा को अपना टाइगर दिखता नहीं और वो ढूंढते ढूंढते उस पास के रेलवे ट्रैक पर पहुंच जाती है और कहती है, टाइगर टाइगर यहाँ कैसे है? मैं आ गई हूँ, तेरी शिखा तुझे बचाने आ गई है, कुछ नहीं होने दूंगी तुझे। तभी वहां कुत्ते को चेक करने चोर आ जाते हैं और शिखा को देख लेते हैं। उसे शिखा को भी पटरी पर बांध देते हैं। दोनों एक दूसरे को छुड़ाने की बहुत कोशिश करते हैं लेकिन नाकाम हो जाते हैं। कुछ ही देर में तेजी के साथ ट्रेन आती है और दोनों को कुचलकर मार डालती है, जिसके बाद वही दोनों की आत्मा चुड़ैल और भूतिया कुत्ते के रूप में भटकने लगती है। तभी से हम दोनों गांव वालों को मारने लग गए, क्योंकि कोई भी हमें उस वक्त बचाने नहीं आया। तेरे साथ अन्याय हुआ, लेकिन तूने जो बेवजह निर्दोष लोगों को मारा वो जायज नहीं था। तूने बहुत खून खराबा कर लिया। अब तुझे यहाँ से जाना ही होगा, इस गांव को छोड़कर जाना ही होगा। नहीं जाऊंगी, कहीं नहीं जाऊंगी। तो फिर तेरे पालतू टाइगर को ही भेज देता हूँ। नहीं नहीं, उसे कुछ मत करना, उसकी कोई गलती नहीं है इन सब में। इस डरावनी चुड़ैल की जान इस कुत्ते में बसती है, इसे ही खत्म कर देता हूँ। ऐसा बोलकर तांत्रिक उस कुत्ते पर त्रिशक्ति त्रिशूल से वार कर देता है, जिसके बाद उस कुत्ते को मुक्ति मिल जाती है। उसकी मुक्ति मिलते ही वो चुड़ैल भी वहां से हमेशा हमेशा के लिए गायब हो जाती है, जिससे उस गांव में एक भूतिया चुड़ैल और कुत्ते का विनाश हो जाता है।